नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की खबर के साथ। तो किसान आंदोलन को लेकर अब शिवसेना का समर्थन भी मिलने जा रहा है। तो शिवसेना का समर्थन यहां पर किसान आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद संजय राउत। तो किसान नेता राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे संजय राउत। संजय राउत ने राकेश टिकैत से मुलाकात करने के बाद उन्हें गले लगाया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। संजय राउत यहां राकेश टिकैत से मिलते हुए और गले लगाया सबसे पहले उन्होंने। तो राकेश टिकैत से मिलते हुए नजर आए यहां संजय राउत। शिवसेना वरिष्ठ नेता है संजय राउत और अब वो खुद भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। तो राज्यसभा सांसद संजय राउत यहां पहुंचे और उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात करते वक्त उन्होंने सबसे पहले राकेश टिकैत को गले लगाया। उसके बाद वो राकेश टिकैत से बात करते नजर आए। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से जहां पर संजय राउत पहुंचे हुए हैं। तो किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत यहां पहुंचे हैं। तो राज्यसभा सांसद है संजय राउत और शिवसेना के वरिष्ठ नेता है वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे यहां ताकि वो भी समर्थन दे सके किसान आंदोलन को। और लगातार शिवसेना भी इसी बात की मांग करती रही कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। और अब अपना समर्थन जाहिर करने के लिए वो खुद यहां गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहे हैं। तो कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जहां एक और अभी इस किसान आंदोलन में किसानों को पहुंचने से रोका जा रहा है, तो वहीं इसे समर्थन देने के लिए संजय राउत भी यहां पहुंच गए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव यादव गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे कि संजय राउत जब मिलने पहुंचे यहाँ राकेश टिकैत से, तो क्या लगता है कि इसके बाद और कितना फेरबदल देखा जाएगा इस आंदोलन में? जी बिल्कुल, देखिए हमने संजय राउत जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को अब वार्ता करनी पड़ेगी। शब्द थे साफ तौर पर, सरकार को वार्ता करनी पड़ेगी। जिस तरीके से सरकार ने एकाएक वार्ता बंद कर दी है किसानों से, 26 जनवरी के बाद से अब तक कोई वार्ता नहीं हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष खड़ा हुआ है किसानों के साथ और सरकार को वार्ता करनी पड़ेगी। यानी सरकार को खुली चुनौती है कि यदि अब सरकार वार्ता नहीं करती है तो विपक्ष एकजुट होंगे और सम्मिलित होता जाएगा सरकार के खिलाफ किसानों के साथ। और उन्होंने साफ ये भी कहा कि यदि राजनीति किसान के मुद्दे पर, किसानी कृषि के मुद्दे पर नहीं की जाएगी, फिर वो कौन से ऐसे मुद्दे आएंगे जिन मुद्दों पर राजनीति की जाए। वही सबसे बड़ी चीज है। आप देखेंगे अभी भी संजय राउत जी यहाँ पर है, लेकिन किसानों का ताकत लगातार उनके साथ है। लगातार किसान उनको समर्थन कर रहे हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं किसानों का। तो कहीं ना कहीं सुरभि, जिस तरीके से सरकार 26 जनवरी के बाद एक रवैये पे आ गई थी कि सरकार ने किसानों से वार्ता ही बंद कर दी थी, वो वार्ता भी अब शुरू होनी चाहिए। ये साफ तौर पर जो संजय राउत है उनका कहना है। जी, लेकिन जिस तरीके से जब एक और अगर दिल्ली के जो सीमाओं की भी बात कर ले, गाजीपुर बॉर्डर जो लोग पहुंचना चाह रहे हैं, जो किसान इस आंदोलन को समर्थन देना चाह रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है, बाड़ेबंदी एक तरीके से कर दी गई है। और ऐसे में जो वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है, तो ऐसे में ये क्या माना जा सकता है कि क्या दबदबा बनाने के लिए इस तरीके से समर्थन मिल रहा है? तरीके से सरकार ने गौरव, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर शिवसेना नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवसेना प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, पहले उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। संजय जी, जिस तरीके से अभी संजय राउत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शिवसेना के तरफ से वो समर्थन देने के लिए किसान आंदोलन में पहुंचे हुए हैं, तो क्या लगता है कि इसके बाद से क्या सरकार पर आप लोगों के समर्थन देने के बाद भी अब दबाव बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले एक बात ये समझने की है कि किसान जिस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहला समर्थन तो इस बात को है। दूसरा, आप ये देखिए कि जब सरकार उस बिल के अंदर कई संशोधन करने के लिए तैयार है, जब बिल के अंदर कई संशोधन करने के लिए तैयार है, तो जब तक वो संशोधन नहीं होते तब तक उस पर बैन लगा दीजिए, उस पर रोक लगा दीजिए, चाहे वो साल में हो, 6 महीने में हो, 1.5 साल में हो, 2 साल में हो। ये कभी कहते हैं 1.5 साल की रोक लगा देते हैं, कभी कहते हैं कि हम बिल वापस लेंगे। किसान ही तो है हमारे,
ये क्या कोई चीनी सैनिक है जिनके लिए इन्होंने इस तरह से कीले लगा दी, बॉर्डर बना दिया, रोड खोद दिए और बॉर्डर ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं कौन है ये। लेकिन संजय गुप्ता जी, अगर ये देखा जाए कि आप महाराष्ट्र सीधे यहाँ चले आए हैं, कि महाराष्ट्र को छोड़ दिया आपने और यहाँ पर आप इस गाजीपुर आंदोलन में जो चल रहा है यहाँ, इस बीच में आप यहाँ अगर पहुंच रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश आपकी तरफ से भी की जा रही है? देखिए, राजनीतिक जमीन की बात यह है कि शिवसेना एक नेशनल पार्टी सन 90 से ही थी, लेकिन बाला साहब ने ये फैसला किया था कि देश के अंदर हिंदुत्व पर बीजेपी की सरकार बने, इसलिए अपने आप को सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के मुद्दों पर आज अगर हमारा किसान परेशान होगा तो हम बाहर निकल के नहीं आएंगे। अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होगा जो देश से संबंधित होगा और जहां देश के लोग परेशान होंगे तो वहां शिवसेना बाहर निकल के आएगी और उस बात को कहेगी। तो संजय जी, ये भी तो आप देखिए ना कि किसान आंदोलन तो काफी लंबे समय से चल रहा था, आपको किसानों की आवाज इतने लंबे वक्त के बाद क्यों सुनाई दी? अगर आपको इनके साथ समर्थन में आना ही था तो पहले आ जाते। नहीं, समर्थन में तो शुरू से ही है। हमने तो महाराष्ट्र के अंदर इस बिल को पहले से बैन कर दिया कि हम महाराष्ट्र के अंदर इसको लागू नहीं करेंगे। तो अगर महाराष्ट्र से गाजीपुर बॉर्डर आना था तो मेरा सवाल तो यही है ना कि अगर आपको वहां से आने में इतना लंबा समय लग गया, आप अगर चाहते तो पहले भी आ सकते थे। वो ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होता कि दिल के अंदर जो एक बात होती है उसको कभी भी व्यक्त किया जा सकता है। शुरू से हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, शुरू से ही शिवसेना ने इस बिल का विरोध किया है और इसको कहा है कि इस बिल को ये सही नहीं है। अकाली दल 20 साल पुराना दल इनसे अलग हो गया इसी बात पर। ये कहते हैं सिर्फ बहम है, बहम के ऊपर क्या ये हमारे किसान परेशान हो रहे हैं? एक बहम के ऊपर क्या अकाली दल ने इनका साथ छोड़ दिया? तो ये आरोप तो सरकार की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं संजय जी कि कहीं ना कहीं ये सियासी जमीन तलाशने की कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से जारी हो रहा है। ऐसे में जब संजय सिंह पे पहुंच जाते यहाँ पे संजय राउत जी, तो उसके बाद से तो ये आप पर भी यही आरोप लगेंगे ना? देखिए, ऐसे आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने एक भावभीनी बात अपनी कही तो सारे देश को उनके दर्द से सहानुभूति है। हम किसी भी खालिस्तानियों का या किसी भी उपद्रवियों का समर्थन नहीं करते जिन्होंने भी लाल किले पे ठीक है संजय जी, आपके पास लौट रहे हैं अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अनिला जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। अनिला जी, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर शिवसेना भी महाराष्ट्र से सीधे तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुकी है, अपना समर्थन दे रही है इस आंदोलन को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई रिएक्शन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ये शुद्ध राजनीति है। उसके तहत संजय राउत जी आए हुए हैं, नहीं तो राकेश टिकैत जी से इनका क्या मतलब? राकेश टिकैत जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान संगठन के नेता हैं, महाराष्ट्र से ये यहाँ चलकर आए हैं, तो मीडिया थोड़ा कवर कर लेगी, इनके बारे में 2 बात कर लेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और शिवसेना सोच रही होगी कि भाई हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, तो हमें पता है पहले भी चुनाव लड़ा है, क्या हर्ष हुआ है इनका। ये तो रिएक्शन के लायक भी नहीं है संजय राउत, क्या बोले इनके ऊपर। तो अनिला जी, क्या इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर संजय राउत यहाँ खुद पहुंच रहे हैं, तो क्योंकि 2022 के अभी चुनाव आने हैं और ऐसे में अगर इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो सरकार पर दबाव बनाने का ये प्रयास माना जाए या फिर अपनी सियासी जमीन तलाशने की प्रयास इसे कहा जाएगा? बस यही जो आपने दूसरी बात कही है ना कि अपनी जमीन तलाशने का ये प्रयास कर रहे हैं। सरकार किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आती, जो गलत नहीं करते हैं तो वो दबाव में नहीं आते। लेकिन अनिला जी, वहीं अगर किसानों की भी बात कर ले तो किसानों का तो ये कहना है कि जिस तरीके से रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है और पीएम मोदी ने अगर मान लीजिए फोन की बात की, तो वो नंबर भी तो देना चाहिए किसानों को कि उस पर वो चर्चा कर सके। है, उन लोग के पास नंबर है। 11 बार चर्चा वार्ता ऐसे नहीं होती। ठीक। और अभी संजय गुप्ता जी से हमने बात की, जब वो शिवसेना के प्रवक्ता है वो भी, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये कोई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश नहीं है, हम तो पहले दिन से किसानों के साथ डटे हुए हैं और इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जाके मिले, अच्छी बात। मीडिया का ये फोटो है, उससे ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद। ठीक अनिला जी। और संजय जी, अब मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि सियासी जमीन तलाशने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन अनिला जी ने भी आप पर यही निशाना साधा और यही कहा कि आप भी कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी पार्टियां इसमें समर्थन दे रही है, वैसे ही अगर शिवसेना भी इसमें समर्थन अपना दे देती है तो जमीन ही तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है।
नहीं, देखिए अनिला सिंह जी ने जो बयान दिया बहुत ही अपोजिशन बीजेपी पार्टी से, तो इसलिए इस बात को कहेंगे इसमें क्या राजनीति तलाशनी है, राजनीतिक जमीन तलाशनी है या किस तरह की राजनीति करनी है। हमारे देश के किसान है, रोडों पर है, पूरी सर्दी उन्होंने रोडों पर निकाल दी। हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, ना कि तानाशाह शासक है। इतने सारे किसान रोड पर बैठे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, उनको चैन नहीं आ रहा। तो ऐसा क्या हो गया, ये बिल अगर आज लागू ना होकर के और साल बाद लागू हो जाएगा, इनसे बात करके या इनसे सहमति करके 1.5 साल बाद लागू हो जाएगा। ऐसा क्या व्यापारियों की बात इनके दिमाग में बैठ गई है कि क्या व्यापारियों से उन्होंने साठगांठ कर ली है कि किसान इन्हें दिखाई नहीं दे रहे, इन्हें दिख नहीं रहा कि कितने किसान रोडों पर बैठे हुए, 70 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। एक बार भी किसी ने बताया नहीं, दिखाया नहीं इस पे। तो संजय जी, सरकार की तरफ से भी वार्ता तो बुलाई गई थी ना, लेकिन वार्ता में अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया, लेकिन कोशिश तो बार बार जारी है। वार्ता किस तरह की वार्ता, कैसी वार्ता? मतलब वार्ता में आप किसी भी बात पर एक तरफ तो आप संशोधन करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ आप इन बिलों पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है। कभी कहते हैं हम 1.5 साल की रोक लगाएंगे, कभी कहते हैं हम रोक नहीं लगाएंगे, कभी कहते हैं हम वापस लेंगे। बात करते रहो, मतलब बात करते रहो। वो एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब बीन बजा रहे हैं जो है, क्या कहते हैं, किसान इस देश के सरकार के सामने, जिन्होंने इस सरकार को चुन के बनाया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जानबूझकर के सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही? जो इतनी दौर की वार्ताएं बुलाई गई, आपने वो नहीं देखा। उसके बाद से पीएम मोदी ने जब इस बात का ऐलान किया कि आज भी कृषि मंत्री का जो प्रस्ताव था किसानों के लिए वो भी खुला है, एक फोन कॉल की दूरी पर ही है। वो तो अपनी बात को कहने के लिए है कि हम 18 महीने के लिए 1.5 साल की रोक लगाए, इस पे मान जाओ तो हम ले लेते हैं। मतलब आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप जब सरकार इस बिल के अंदर कई संशोधन करने के लिए तैयार है, तो जब तक वो संशोधन नहीं होते इनसे बात करके तब तक रोक दें। समय क्या होता है कि हम 1.5 साल के लगाते हैं या 2 साल के एक चीज को दिमाग में किसानों ने अपने बिठा लिया है कि भाई हम जब तक इस पे पूर्ण रोक नहीं लगेगी तब तक हम नहीं उठेंगे। अब वो रूठ गए इस बात पर, बैठ गए इस बात पर, कोई नहीं मान रहे इस बात पर। तो क्या हमारे देश के किसानों को ये गोलियों से मार करके खत्म कर देंगे? या तो आप ये कहो कि हम कोई भी संशोधन नहीं करेंगे, एक भी संशोधन नहीं करेंगे, मारो डंडे, अगर आप में ताकत है तो हटा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी आपकी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हंगामा देखने को मिल रहा है कि लगातार किसान आंदोलन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तमाम राज्यों से एक बार फिर से किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए लगातार किसान कोशिश कर रहे हैं कि वो गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचे। लेकिन इस बीच में ये भी देखा गया कि जो गाजीपुर के बॉर्डर है उसे पहले तो सील किया गया, उसके बाद से पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई। 3 लेयर्स में ये बैरिकेडिंग इस बार की गई है। और अब अपना समर्थन देने के लिए इस आंदोलन को शिवसेना नेता संजय राउत खुद पहुंच गए। तो पहले उन्होंने राकेश टिकैत को गले लगाया और अब ये बातचीत का दौर शुरू हो गया है दोनों के बीच में। तो क्या कुछ बातचीत रहेगी उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो वहीं लखनऊ में ही कैबिनेट प्रशिक्षण की बैठक जारी है और सीएम योगी के साथ यूपी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद बताए जा रहे हैं। मंत्रियों को डिजिटलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी सरकार का डिजिटलाइजेशन की ओर ये बड़ा कदम माना जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया बनाने का सपना पीएम मोदी ने देखा था और अब ये बड़ा कदम सीएम योगी की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि मंत्रियों को सबसे पहले ये प्रशिक्षण देने की जो कवायद है वो उसको शुरुआत सीएम योगी की तरफ से की गई है। तो यूपी सरकार का डिजिटलाइजेशन का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि ई कैबिनेट प्रशिक्षण की बैठक बताई जा रही है जो अब भी जारी है। सीएम योगी के साथ यूपी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद है। मंत्रियों को डिजिटलाइजेशन की जानकारी दी जा रही है, ट्रेनिंग उन्हें मुहैया कराई जा रही है, ताकि जो लैपटॉप और आईपैड्स इन मंत्रियों को दिए गए हैं उसमें अपने डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे शामिल करना है, उसके बारे में इसमें प्रशिक्षण किया जा रहा है। और वहीं लखनऊ में लापरवाह अधिकारियों पर सीएम योगी का डंडा एक बार फिर से चला है। तो अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल का तबादला कर दिया गया। राधा एस चौहान को बनाया गया है एसीएस वित्त। तो एसीएस वित्त बनाया गया है और ऐसे में योगी सरकार का आखिरी बजट भी तैयार करेंगी एस राधा चौहान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ संजीव मित्तल की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे थे, जिस वजह से उनका तबादला किया गया। निवेशकों के वित्तीय प्रोत्साहन से जुड़े प्रस्तावों को लटकाने पर नाराज थे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएस आर.के. तिवारी ने भी निवेशकों के लाभ से जुड़े प्रस्ताव लटकाने पर पत्र लिखा था। पिछले 3 सालों से योगी सरकार का बजट तैयार कर रहे थे संजीव मित्तल, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी एस राधा चौहान को सौंपी गई है।
तो ये नई जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही बरतने के मामले में यहां संजीव मित्तल को पद से हटाया गया है, उनका तबादला कर दिया गया और ये नई जिम्मेदारी एसीएस वित्त के तौर पर राधा एस चौहान को बनाया गया है और ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस बार का आखिरी बजट भी वही तैयार करेंगी। खबर लखनऊ से है, जहां पर शाइन सिटी के मालिकों पर ईडी का शिकंजा कसा है। शाइन सिटी के एमडी रशीद नसीम और आसिफ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ईडी ने अवैध तरीके से करोड़ों रुपए देश के बाहर भेजने के मामले में छानबीन तेज कर दी है। तो कंपनी की बिड एंड हॉट डील स्कीम के बारे में भी छानबीन की जा रही है और अब इस छानबीन को तेज गति से किया जा रहा है। तो शाइन सिटी के मालिकों की निजी संपत्ति का ब्यौरा जुटा रहा है ईडी। शाइन सिटी के तीनों एमडी पर निवेशकों से ठगी का भी आरोप है। निवेशकों से करीब 1000 करोड़ की ठगी शाइन सिटी के मालिकों ने की है। ईडी ने कंपनी के प्रबंधक निदेशकों के खिलाफ 226 मुकदमों को बनाया है आधार। तो शाइन सिटी के मालिकों पर लखनऊ और प्रयागराज में भी कई मुकदमे अब तक दर्ज है। तो लगातार शाइन सिटी के मालिकों पर शिकंजा कस रहा ईडी का एमडी राशिद नसीम और आसिफ के खिलाफ कार्रवाई अब तेज कर दी है ईडी ने अवैध तरीके से करोड़ों रुपए देश के बाहर भेजने का जो आरोप लगा था, इस पर अब अपनी छानबीन को तेज कर दिया है। वहीं बुलंदशहर सड़क हादसे में 2 पीएसी जवानों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग पर ड्यूटी के दौरान कैंटर चढ़ा था। तो 38वीं बटालियन अलीगढ़ के दोनों जवान बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सिकंदराबाद की 4 नंबर बैरिकेडिंग पर यह हादसा हुआ। 38वीं बटालियन अलीगढ़ के दोनों जवान बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मृत्यु हुई। अच्छा, आपको इस सड़क हादसे की जानकारी कैसे लगी? जानकारी जो है फोन गया चौकी पे फोन गया, फोन में पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया और एक चोट गया, आप लोग जो है आ जाओ। तो इसमें हम गाड़ी करके हम रहने वाले मुरादाबाद भोजपुर हमारा जिला गाजियाबाद है। भर्ती कब हुए थे आपके भतीजे? भर्ती कब हुए थे? भर्ती 2019 में दिसंबर 2019। ये बेटा लगता है, बीच वाला बेटा है जी। अच्छा, अभी 2019 में भर्ती हुआ था दिसंबर में जी। तो ये जानकारी आपको कैसे हुई कि हादसा हुआ है? ये फोन गया था सर का किसी के इनके साथी का ही मेरे पास सुबह 5 बजे। अच्छा, उनका जो है एक्सीडेंट हो गया है, अब बुलंदशहर राजकीय हॉस्पिटल में आ जाइए। अच्छा, जल्दी करके। कहाँ के रहने वाले? मुरादाबाद है जी, ग्राम मुरादाबाद, विकास क्षेत्र भोजपुर, थाना भोजपुर है, जिला गाजियाबाद जी। यहाँ पर हमारे नागरिक पुलिस और पीएससी के जवान ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ पर एक कैंटर और एक ट्रक जो है उसमें टक्कर हुई है। जो उनका यहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर चढ़ गया है। इसमें 2 पीएससी के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और 2 और घायल हुए थे जो मामूली रूप से घायल थे। उनका प्राथमिक उपचार करके वो अपने ड्यूटी पर आ गए हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराई जा रही है। तो इसमें कैंटर चालक है, उसकी कैसी हालत है और जो डंपर चालक है वो कहाँ है? अभी एक ड्राइवर इसमें मिला है जो जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उसका इलाज हो रहा है। दूसरा ड्राइवर भी फरार है, उसकी तलाश की जाएगी। दूसरा फरार है डंपर चालक? हाँ, अभी तक तो जो 2 जवानों की मौत हुई है इनके क्या नाम है, कहाँ के हैं और कौन सी बटालियन से हैं? ये प्रवीण कुमार इनका नाम है। ये 38 बटालियन पीएससी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो लखनऊ में बुलंदशहर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पुलिसकर्मियों के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। वरिष्ठ अधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश जारी किए गए। और अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष MS बिट्टा बुलंदशहर पहुंचे, जिन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सचिन शर्मा से खास बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा में तिरंगे का अपमान करने वाले माफी मांगे। हमारे साथ हैं ATF चीफ MS बिट्टा, जो आज बुलंदशहर एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। करते हैं उनसे खास बातचीत। सर, न्यूज़ 1 इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान जो तस्वीर दुनिया ने देखी, सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं। आपका क्या कहना है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसान बड़ा है या
तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या भारत माँ बड़ी है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। देश बड़ा है या हम बड़े हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए। देश बड़ा है, ठीक है ना। संविधान बड़ा, संविधान बड़ा है। तिरंगा झंडा पहले जो नींव रखी गई, आज़ादी की नींव रखी गई, तिरंगे झंडे हर जगह पे लहराए जाते हैं। जो नींव रखी गई उसके बाद झंडे लहराए गए, वो भी लाल किला के अंदर, वो भी पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके सामने? सरदार पटेल जी के सामने। किसके सामने? बाबा साहब अम्बेडकर के सामने। किसके सामने? लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने। नीचे थे, पुरानी वीडियो फोटो निकालिए। अब उस तिरंगे झंडे को कोई अपमानित कर दे तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? टकैत साहब तो कह रहे हैं अभी आंखों में आंसू आ गए, रोने आ गए, पंचायतें बाहर आ गई। सबको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करके पूछना चाहता हूँ, जब तिरंगा झंडा रो रहा था, जब भारत माँ रो रही थी, जब तिरंगे झंडे का अपमानित हो रहा था, जब 26 जनवरी के दिन वो मेरी बहनें, वो मेरी माएँ जिनके पतियों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत दी, राष्ट्रपति उनको सम्मानित कर रहे थे, जिनकी पति की, जिनके बेटे की बॉडी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लाल तिरंगे झंडे के लाल किला के खून में आई थी, उनका रोना कभी देखा क्या? टकैत साहब को उनका रोना याद नहीं आया? रोना तो अपना याद आ गया। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है। अरे किसान आंदोलन के हम साथ खड़े हैं, किसानों के कौन खिलाफ है? पर राष्ट्र का अगर धरोहर, राष्ट्र का तिरंगा झंडा, इस हिंदुस्तान की रूह, हिंदुस्तान की आत्मा, भारत माँ की आत्मा, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं है। मेरे से पूछो मैं कौन हूँ? मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आज नहीं तो कल जाना है। मैं सरदारबाद में हूँ, पहले एक भारतीय हूँ। आपने तिरंगे झंडे को अपमानित कर दिया, उस वक्त आंखों में आंसू नहीं आए। जब गिरफ्तारी होने लगी तो आंसू आ गए। ये भीड़, ये शोर, ये शराबा, ये आंदोलन होने चाहिए, डिमांडें हैं, पूरी करनी चाहिए इनकी, पर राष्ट्र धरोहर का अपमान हो जाए तो हमें जीने का हक नहीं है कोई। तिरंगे झंडे ने जिसने अपमानित किया, पहले सारे लोग उसकी माफ़ी मांगे। जिसने किया उसकी माफ़ी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं सरदार हूँ। मैंने तिरंगे झंडे के लिए कई बार बम शरीर पे खाए। ये मेरी पगड़ी पे जो दाग लगा है, ये मिटने वाला नहीं है। मैं भी सरदार हूँ भाई, मिटने वाला नहीं है। मैं हिंदुस्तान के, दुनिया के लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरी ही कौम के लोगों ने, मैंने तिरंगे झंडे की खातिर अपने शरीर के ऊपर 14 बार हमले सहे, आज उसी कौम के लोगों ने उस तिरंगे झंडे का अपमानित कर दिया। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ATF चीफ MS बिट्टा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 26 जनवरी के दिन लाल किले में जो समुदाय विशेष का झंडा लहराया गया, उससे कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा देश है। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।